जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत में संघीय व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे संघवाद की विशेषताओं के बारे में। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि संघवाद की जो विशेषताएं हैं, संघीय व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, वो भारतीय संघीय व्यवस्था में मौजूद है या नहीं। क्लियर। और इसी तरह से हम लोग पढ़ते चलेंगे भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस शिक्षा में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक है हमारा भारत में संघीय शासन व्यवस्था। क्लियर। ठीक है, अब समझिएगा संघीय व्यवस्था की सबसे पहली शर्त क्या है। संघीय व्यवस्था की सबसे पहली शर्त है सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तर के बीच में हो। ठीक है, यानी कि सरकार के अलग अलग स्तर होंगे और उनके बीच में सत्ता का बंटवारा होगा। तो यानी कि सरकार के अलग अलग स्तर के बीच में सत्ता का बंटवारा, ये संघीय व्यवस्था की पहली शर्त है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में दो तरह की सरकारों की व्यवस्था की गई है। पहला है संपूर्ण राष्ट्र के लिए, जिसे हम संघीय सरकार या फिर केंद्र सरकार कहते हैं, और दूसरा राज्य के लिए होता है, जिसे हम राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार कहते हैं। समझिएगा बात को। तो भारतीय संविधान जो है, भारतीय शासन व्यवस्था में दो स्तर की सरकार को बनाया है। पहला केंद्र के लिए, मतलब जिसमें पूरे देश से संबंधित मुद्दे होंगे, उन पर बात करेंगे सरकार। ठीक है, यानी कि पूरे राष्ट्र के लिए एक केंद्र सरकार का गठन किया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संघीय सरकार भी कहते हैं। क्लियर। ठीक है, और दूसरा है हर एक राज्य के लिए एक सरकार का गठन किया गया, जिसे हम लोग राज्य सरकार या फिर प्रांतीय सरकार कहते हैं। क्लियर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र और अधिकार को बांटा गया है। ठीक है, संविधान में बहुत ही अच्छे ढंग से केंद्र और राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र और उनके अधिकार को अच्छे तरह से बांटा गया है। क्लियर। तो जितने भी विधायी अधिकार हैं, मतलब कानून बनाने का अधिकार है, उनको तीन सूचियों में बांटा गया। कितने सूची में बांटा गया है? तीन सूची में बांटा गया है। समझिएगा बात को फिर से। ठीक है, हमारा संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कार्य क्षेत्र और अधिकार को तीन सूचियों में उल्लेखित किया है। ठीक है, और पहला सूची है संघ सूची, दूसरा सूची है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, तो जितने भी विधायी अधिकार हैं, कानून बनाने का अधिकार है, उसे तीन सूचियों में बांटा गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। अब एक एक करके हम लोग बारी बारी से हर एक सूची के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम डिटेल में बात करेंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। ठीक है, तो जितने भी विधायी अधिकार हैं उनको तीन सूचियों में बांटा गया। पहला सूची क्या होता है? संघ सूची। वैसी सूची जिसमें पूरे देश के लिए महत्व रखने वाले विषय आते हैं, उसे संघ सूची कहते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे देश से संबंधित जो विषय आएंगे जिस सूची में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संघ सूची। ठीक है, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। क्लियर। और इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा, बैंकिंग इत्यादि। ठीक है, यानी कि डिफेंस, जितना भी आर्मी हो गया, जल सेना हो गया, वायु सेना हो गया, वो सारा किसके कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके अलावा विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा, बैंकिंग, और इन सभी चीजों पर कानून कौन बना सकते हैं? केंद्र सरकार बना सकते हैं। क्लियर। ठीक है, इनके अलावा और भी विषय आते हैं। क्लियर। अब देखिएगा, दूसरा है राज्य सूची। वैसी सूची जिसमें राज्य से संबंध रखने वाले विषय आते हैं, उसे राज्य सूची कहते हैं। ठीक है, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? जेल, स्वास्थ्य, पुलिस, सिंचाई इत्यादि। ये सारा किसमें आता है? राज्य सूची में इन सारे विषय आते हैं। क्लियर। एक बार फिर से देख लेते हैं, संघ सूची क्या होता है? तो पूरे देश से संबंध रखने वाले विषय जिस सूची में आएंगे उसको हम लोग संघ सूची बोलेंगे। ठीक है, और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से विषय आ जाएंगे? प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा, बैंकिंग। ठीक है, और दूसरा क्या है? राज्य सूची, यानी कि राज्य से संबंध रखने वाले विषय जिस सूची में आएंगे उस सूची को हम लोग क्या बोलते हैं? राज्य सूची कहते हैं। ठीक है, और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है?
राज्य सरकार को होता है। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? जेल, स्वास्थ्य, पुलिस, उसके अलावा सिंचाई, बहुत सारे विषय आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। क्लियर? ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग इतना याद रखिए जो बुक में आपके दिया गया है। ठीक है, तीसरा सूची है हमारा समवर्ती सूची। ठीक है, ऐसी सूची जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों से संबंध रखने वाले विषय आते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी सूची जिसमें आने वाले विषय केंद्र से भी संबंध रखते हो, यानी कि पूरे देश से भी संबंध रखते हो, और राज्य से भी संबंध रखते हो। क्लियर? ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, इन विषयों पर दोनों स्तर की सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, यानी कि वैसे विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं इन पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकते हैं और राज्य सरकार भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये केंद्र से भी संबंध रख रहा है, मतलब पूरे राष्ट्र से भी संबंध रख रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ ये किसी विशेष राज्य से भी संबंध रखता है, इसलिए इस पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। क्लियर? ठीक है, अब इसमें किस तरह के विषय आते हैं? शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि, ये सारे ऐसे विषय हैं जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में लगभग सभी राज्यों को बराबर का अधिकार प्राप्त है, लेकिन कुछ राज्यों को विशेष अधिकार प्राप्त है। क्लियर? तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि संघीय शासन व्यवस्था का गठन दो तरीकों से होता है। पहले तरीके में हर तरह के राज्यों को बराबर अधिकार मिलता है और दूसरे तरीके में भी हर राज्य को बराबर का अधिकार मिलता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे भारतीय संघीय व्यवस्था में लगभग हर राज्यों को बराबर का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक है, जैसे कि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें हमारे देश के अंदर विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर अब विशेष अधिकार उनको प्राप्त नहीं है, क्योंकि अब वो राज्य नहीं रह गया है। क्लियर? अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, क्योंकि धारा 370 के तहत सारे विशेष अधिकार उसके समाप्त कर दिए गए और उसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। समझ में आया बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान को कठोर बनाया गया है ताकि केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच अधिकार के बंटवारे एवं राज्य सरकार के सहमति के बिना फेरबदल नहीं किया जा सके। ठीक है, समझिएगा बात को। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि इस तरह की व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार अकेले संविधान के मूलभूत सिद्धांत को बदल नहीं सकती है, बेसिक सिद्धांत को बदल नहीं सकती है। ठीक है, तो उसी तरह से भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय संविधान को काफी कठोर बनाया गया है। ठीक है, ताकि केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच जो अधिकार का बंटवारा हुआ है उसमें केंद्र सरकार बिना राज्य सरकार की सहमति के आसानी से फेरबदल न कर सके। समझ में आ रहा बात? अगर केंद्र सरकार को ऐसा कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है तो उस परिस्थिति में उसे लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास करवाना होगा प्रस्ताव को, और उसके बाद आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूरी दिलवानी होगी, तब जाकर के केंद्र सरकार इस तरह के कानून में बदलाव कर सकता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका का गठन किया गया है जो संविधान की व्याख्या करती है एवं केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो उत्पन्न होता है विवाद उसको भी सुलझाती है। ठीक है, तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, और इसका काम क्या होगा? तो संविधान की बातों को बताना, उसका उल्लेख करना, और उसके साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कुछ अधिकारों को लेकर के अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उस परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायपालिका क्या करेगी? उनके विवादों को सुलझाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो कानून बना रहे हैं वो कानून वैध है या नहीं उसकी भी जांच करती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, जय हिंद।